In this video we are going to start from the concept of mass and weight. The other concepts are completed in the last part of this chapter. Mass किसी भी substance का जो है, अगर हम गौर करें तो वो क्या होता है, amount of matter जो कि उसके अंदर मौजूद है उसको हम उसका मास कहते हैं. वहीं पर अगर हम वेट को डिफाइन करें तो वेट होती है फोर्स जो कि ग्रेविटी उस पर एक्सर्ट कर रही है. जो फोर्स ग्रेविटी उस पर लगा रही है वो उसका वेट है, और जो उसका अमाउंट ऑफ मैटर उसके अंदर है, जितना भी मैटर उसके अंदर है वो उसका मास है. तो किसी भी सब्सटेंस का जो मास है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है, लेकिन उसका जो वेट है वो वैरी कर सकता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. क्यों कर सकता है वैरी इसलिए कर सकता है क्योंकि अगर ग्रेविटी में चेंज आएगा तो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के वेट में चेंज आएगा. तो इन दोनों टर्म्स को यूज़ करते टाइम वी शुड बी वेरी केयरफुल. अच्छा, किसी भी सब्सटेंस का जो मास है उसको हम एक्यूरेटली डिटरमाइन कर सकते हैं लेबोरेटरी में एक एनालिटिकल बैलेंस का यूज़ करके, ठीक है. और जो एसआई यूनिट है मास की, जैसे कि टेबल 1.1 में दी हुई है, वो किलोग्राम है, लेकिन इसका जो फ्रैक्शन है जिसको हम ग्राम कहते हैं, विच अबाउट 1000 टाइम्स ऑफ अवर केजी, उसको हम लेबोरेटरीज में यूज़ करते हैं क्योंकि केमिकल्स का हम बहुत कम अमाउंट यूज़ करते हैं केमिकल रिएक्शंस के अंदर. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ वॉल्यूम. वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम अमाउंट ऑफ स्पेस है जो कि कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस ऑक्यूपाई करेगा. इसकी जो यूनिट है वो है लेंथ क्यूब, है ना. अच्छा, इसके बारे में बात करेंगे, पहले बता दो. इन एसआई सिस्टम वॉल्यूम की जो यूनिट हो गई वो हो गई मीटर क्यूब. लेकिन अगर हम फिर से केमिस्ट्री में देखें तो जो लेबोरेटरीज हैं या जो आपका वहाँ पर छोटा वॉल्यूम हम इस्तेमाल करते हैं, हम कम वॉल्यूम में कम क्वांटिटी में चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, तो वॉल्यूम को हम सेंटीमीटर क्यूब या डेसीमीटर क्यूब में जनरली डिनोट करते हैं. कॉमन यूनिट लीटर है जो कि एक एसआई यूनिट नहीं है, लेकिन इसको ज़्यादातर हम वॉल्यूम के लिक्विड के वॉल्यूम के मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं. सो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml इज इक्वल टू 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml 1000 सेंटीमीटर क्यूब विच इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब. सो वी कैन यूज़ दिस, ठीक है. नाउ कमिंग टू दिस, 1 centimeter cube is equal to 1 ml, 1000 centimeter cube 1000 ml, 1 decimeter cube 1 liter. Okay, now coming to analytical balance. This is an analytical balance. Okay, इसको देख सकते हैं आप. With the help of this we can measure the mass of anything. Okay, now coming to the next topic. Okay, let's तो लेबोरेटरी के अंदर वॉल्यूम जो है लिक्विड का या सोल्यूशन का, उसको हम ग्रेजुएटेड सिलेंडर यानी जिस पे ऑलरेडी मार्क्स लगे हुए होते हैं, ब्यूरेट, पाइपेट, उसकी हेल्प से नाप सकते हैं. वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क को यूज़ किया जाता है नोन वॉल्यूम ऑफ अ सोल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए. ये जो मेजरमेंट डिवाइसेस हैं ये फिगर में दिखाए गए हैं 1.7 में. तो ये पहला वाला है आपका ब्यूरेट, फिर है पाइपेट, और फिर है आपका ग्रेजुएटेड सिलेंडर, और फिर है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क. कैपेसिटी इनकी दे रखी है, ठीक है. अच्छा जी, डेंसिटी की अब हम बात करें. डेंसिटी क्या है? तो जो दो प्रॉपर्टीज़ हैं मास और वॉल्यूम, जिनकी अभी हमने बात करी, अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें तो हमें डेंसिटी मिल जाती है. किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी उसका अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम है. ऐसा यूनिट जो है डेंसिटी की उसको हम ऑब्टेन कर सकते हैं. SI यूनिट ऑफ डेंसिटी इज इक्वल टू SI यूनिट ऑफ मास अपॉन SI यूनिट ऑफ वॉल्यूम. SI यूनिट ऑफ मास क्या है? kg. वॉल्यूम क्या है? मीटर क्यूब. हो गया kg पर मीटर क्यूब. ये जो यूनिट है ये बहुत बड़ी है और एक केमिस्ट
जो है वो डेंसिटी को ज़्यादातर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में एक्सप्रेस करता है। मास को हम ग्राम और वॉल्यूम में एक्सप्रेस कर सकते मास को हम ग्राम में एक्सप्रेस कर सकते हैं और वॉल्यूम को सेंटीमीटर क्यूब में। डेंसिटी जो है किसी भी सब्सटेंस की वो हमें बताती है कि कितना उसके पार्टिकल्स कितने क्लोजली पैक्ड हैं, यानी एक दूसरे के कितने करीब हैं। अगर डेंसिटी ज़्यादा होगी तो इसका मतलब पार्टिकल ज़्यादा क्लोजली पैक्ड है। अगली जो क्वांटिटी है वो है टेम्परेचर। सो 3 कॉमन स्केल्स हैं जिनसे हम टेम्परेचर नापते हैं। डिग्री सेल्सियस represented by degree C and degree Fahrenheit represented by degree F, and the next one is Kelvin. यहाँ पे जो केल्विन है वो SI यूनिट है। तो जो थर्मोमीटर्स हैं वो इन्हीं स्केल्स पर बेस्ड होते हैं, और जनरली जो थर्मोमीटर्स हैं सेल्सियस स्केल वाले उनको 0 से 100 तक कैलिब्रेट किया जाता है, यानी उन पे जो नंबर्स होते हैं दे आर फ्रॉम 0 to 100 डिग्रीज। यहाँ पे ये जो दो टेम्परेचर्स हैं ये फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है पानी का, यानी पानी के फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, और उन दोनों को हमने एक्सट्रीम्स मार्क किया है थर्मोमीटर सेल्सियस स्केल थर्मोमीटर का, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। उसके बाद में जो फ़ारेनहाइट स्केल है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 32 से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। अच्छा, जो टेम्परेचर हैं दोनों ही स्केल्स पर वो एक दूसरे से रिलेट किए जा सकते हैं बाय रिलेशनशिप विच इज़ डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ये फॉर्मूला है कि फ़ारेनहाइट बराबर 9/5 सेल्सियस का कर लो, उसमें 32 ऐड कर दो तो वो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो केल्विन स्केल है वो सेल्सियस स्केल से कैसे जुड़ा हुआ है? केल्विन इज इक्वल टू C + 273.15। ये इंटरेस्टिंग है नोट करना कि टेम्परेचर अगर 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे चला जाता है या नेगेटिव वैल्यूज़ आ रही हैं तो ये पॉसिबल है सेल्सियस स्केल में, लेकिन केल्विन स्केल में ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। नेगेटिव टेम्परेचर इज़ नॉट पॉसिबल इन केल्विन स्केल बट इट इज़ पॉसिबल इन सेल्सियस स्केल। अच्छा, ये 3 आपको थर्मोमीटर्स दे रखे हैं, एक केल्विन है, एक सेल्सियस है, एक फ़ारेनहाइट है। केल्विन में जो मार्क है अगर वो 273.15 है तो वो आपका सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और यहाँ पे जो एंड पॉइंट है वो यहाँ पे 373 केल्विन, और यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। नाउ अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। जब भी हम कोई चीज़ मेजर करते हैं तो वहाँ पे हम वी एवरी टाइम वी कांट बी वेरी मच सर्टेन, हम फिक्स नहीं कर सकते कि इतना ही वैल्यू होगी। देयर विल बी सम काइंड ऑफ अनसर्टेनिटी, सम काइंड ऑफ एरर इन्वॉल्व। तो जब भी हम केमिस्ट्री की स्टडी कर रहे हैं तो एक चीज़ जो हमें जिसके साथ डील करना है वो है एक्सपेरिमेंटल डेटा, और उसके साथ साथ हमें उसके थियोरेटिकल कैलकुलेशंस भी करते चलना है। तो इसको करने के, नंबर्स को आसानी से डील करने के काफ़ी तरीके हैं हमारे पास, और डेटा को हम रियलिस्टिकली प्रेजेंट कर सकते हैं उन तरीक़ों की मदद से, सर्टेनिटी के साथ, जितनी ज़्यादा सर्टेनिटी पॉसिबल हो सके उतनी ज़्यादा सर्टेनिटी के साथ। तो ये जो आइडियाज़ हैं इनको हम नीचे डिस्कस कर रहे हैं इन डिटेल। साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है? तो जैसे कि केमिस्ट्री एटम्स की स्टडी है और मॉलिक्यूल्स की स्टडी है, तो इसमें जो मास है वो बहुत लो होता है, एक्सट्रीमली लो मासेस होते हैं प्रेजेंट, मतलब काफ़ी छोटे छोटे मास है लेकिन काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद है। तो एक केमिस्ट को काफ़ी बड़े नंबर्स के साथ डील करना पड़ सकता है। इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस के, और इतना छोटा मास हो सकता है एच एटम का। तो इसी तरीके से जो दूसरे कांस्टेंट्स हैं जैसे कि प्लैंक्स कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट, चार्जेस ऑफ पार्टिकल, इसमें भी ऐसे ही मैग्नीट्यूड के नंबर्स आते हैं। तो ये हो सकता है कि इतने सारे नंबर्स या इतने सारे ज़ीरोज़ को देख करके थोड़ा सा फ़नी या थोड़ा सा चैलेंजिंग लग सकता है ऑन द फर्स्ट साइट, बट सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के अगर हम करने की सोचें ऐसे नंबर्स के साथ, सो इट बिकम्स अ लिटिल बिट मोर चैलेंजिंग, अ रियल प्रॉब्लम। तो हम कोई भी 2 नंबर्स लिख सकते हैं इस टाइप के, और कोई भी एक ऑपरेशन उनके साथ हम ट्राई कर सकते हैं, उसको एज ए चैलेंज करके देख सकते हैं, और फिर जो मतलब जो रियल प्रॉब्लम है वो हमें समझ में आएगी कि पूरे नंबर को लिखने में समस्या क्या है।
ठीक है। सो ये जो प्रॉब्लम है इसको हम सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग साइंटिफिक नोटेशंस। ऐसे नंबर्स के लिए हम साइंटिफिक नोटेशंस का इस्तेमाल करते हैं, एक्सपोनेंशियल नोटेशन का, जिसमें कोई भी नंबर को n इंटू 10⁻9 के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जहाँ पे n एक एक्सपोनेंट है जिसकी पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यूज़ हैं और n नंबर है जिसको हम डिजिट टर्म कहते हैं, जो कि 1 से 9.9999 तक वेरी करता है। यानी कि हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ अ मल्टीपल ऑफ 10, ठीक है, अ मल्टीपल ऑफ अ एक्सपोनेंट ऑफ 10, एक्सपोनेंट तो वो हो गया, जैसे कि मान लीजिए आप 232.508 को लिख सकते हैं 2.32508 इंटू 10⁻2 इन साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। डेसिमल को आपको हटाना होगा टू द लेफ्ट बाय 2 प्लेसेस और वही आपको एक्सपोनेंट के साथ करना है। सिंपल, अगर जैसे मान लीजिए 0.00016 है तो इसको हम लिख सकते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻4। यहाँ पे जो डेसिमल है उसको 4 प्लेस राइट मूव किया है हमने, तो -4 एक्सपोनेंट हमने लगा दिया साइंटिफिक नोटेशन में। जब हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे नंबर्स पे जिनको हमने साइंटिफिक नोटेशंस में एक्सप्रेस किया है, तो हमें कुछ चीज़ें अपने दिमाग में रखनी है उस टाइम। वो क्या है वो हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल लेटर ऑन, बट पहले यहाँ आ जाइए, ये जो है रेफरेंस स्टैंडर्ड। तो जब हमने यूनिट ऑफ मेजरमेंट को डिफाइन कर लिया, हमने किलोग्राम समझ लिया, हमने मीटर समझ लिया, अब जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने रेफरेंस स्टैंडर्ड पे अग्री किया सबने कि इसकी मदद से हम सभी मेजरिंग डिवाइसेस को कैलिब्रेट कर पाएँ। उन रेफरेंस स्टैंडर्ड्स को हमें सबको एक्सेप्ट करना है। तो रिलायबल मेजरमेंट्स लेने के लिए सभी डिवाइसेस जैसे कि मीटर स्टिक्स या एनालिटिकल बैलेंसेस, उनको कैलिब्रेट किया जाता है उनके मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा, ताकि वो करेक्ट रीडिंग दे सकें। लेकिन हर डिवाइस को स्टैंडर्डाइज्ड या कैलिब्रेट किया जाता है किसी रेफरेंस के तहत या किसी रेफरेंस को दिमाग में रखते हुए। तो जो मास स्टैंडर्ड है वो है किलोग्राम। 1889 से मास का जो स्टैंडर्ड है वो किलोग्राम है, और इसको मास ऑफ प्लैटिनम इरिडियम PTIR सिलेंडर माना जाता है, जो कि एयर टाइट जार में स्टोर्ड है। इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स इन सर्व्स फ्रांस। तो ये जो प्लैटिनम इरिडियम का सिलेंडर है या ये जो मटेरियल है, इसको चूज़ किया गया क्योंकि ये हाईली रेजिस्टेंट है, किसी भी केमिकल अटैक से इसमें चेंज नहीं आएगा, मतलब रेजिस्ट कर सकता है, और इसका जो मास है वो एक्सट्रीमली लॉन्ग टाइम तक चेंज नहीं करेगा। तो साइंटिस्ट अब एक ऐसा नया स्टैंडर्ड ढूंढ रहे हैं मास का, ताकि इसको रिप्लेस किया जा सके, और एवोगैड्रो कांस्टेंट के एक्यूरेट डिटर्मिनेशन से ये किया जा रहा है। जैसे कि स्टैंडर्ड पे अगर हम काम कर रहे हैं तो हम उन तरीक़ों पे काम कर रहे हैं कि किस तरीके से हम नंबर ऑफ़ एटम्स को एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं इन अ वेल डिफाइंड मास ऑफ अ सैंपल। तो एक ऐसा मेथड है जिसमें हम एक्सरे को यूज़ करते हैं एटॉमिक डेंसिटी निकालने के लिए क्रिस्टल की अल्ट्रा प्योर सिलिकॉन। तो अल्ट्रा प्योर सिलिकॉन का एक क्रिस्टल लेते हैं, उसकी एटॉमिक डेंसिटी निकालने के लिए हम एक्सरे का यूज़ करते हैं, जिसकी एक्यूरेसी निकल कर के आती है 1 पार्ट इन 10⁻6। लेकिन इसको अभी तक एज अ स्टैंडर्ड सर्व करने के लिए अडॉप्ट नहीं किया गया है। दूसरे मेथड्स भी हैं, लेकिन उनमें से कोई भी जो है वो इतना एडिक्वेट नहीं है कि वो PTIR सिलेंडर को रिप्लेस कर सके, यानी प्लैटिनम इरिडियम सिलेंडर को रिप्लेस कर सके। तो कोई डाउट नहीं है इस बात में कि चेंजेस जो हैं वो इसी डेकेड में होने वाले हैं, यानी कि हो सकता है कि PTIR सिलेंडर रिप्लेस हो जाए। अच्छा, जो मीटर है उसको ओरिजिनली डिफाइन किया गया था एज अ लेंथ बिटवीन 2 मार्क्स ऑन अ PTIR बार, जो कि टेम्परेचर पे है 0 डिग्री सेल्सियस या 273.15 केल्विन। तो ये जो पोटेशियम इरिडियम का बार है, इस पे 2 मार्क्स लगे हुए थे और वो माना जाता था दैट दिस मच इज इक्वल टू 1 मीटर। 1960 में जो लेंथ है मीटर की उसको डिफाइन किया गया 1.65076373 इंटू 10⁻6 टाइम्स दी वेव लेंथ ऑफ लाइट इमिटेड बाय अ क्रिप्टन लेजर।
क्रिप्टन लेज़र। उसके बाद में ये भी एक कम्बसम नंबर था, तो फिर ये रहा कुछ समय तक, इसकी वैल्यू मानी जाती रही मीटर की लेंथ। उसके बाद में जो मीटर है उसको रीडिफाइन किया गया 1983 में CGPM के द्वारा। CGPM के द्वारा इसको दोबारा रीडिफाइन किया गया और बताया गया कि जो लेंथ है जो कि लाइट ट्रैवल करेगी वैक्यूम में ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल ऑफ 1/299792458 ऑफ अ सेकेंड, यानी 1 सेकेंड के इतने फ्रैक्शन में लाइट जितना ट्रैवल कर लेगी उतना जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है। तो लेंथ और मास की तरह हर चीज़ के लिए रेफरेंस स्टैंडर्ड है। जो 7 फिजिकल क्वांटिटी हैं, सातों के लिए रेफरेंस स्टैंडर्ड्स हैं। अच्छा, अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन अगर हम करते हैं विद दीज नंबर्स तो क्या होगा। तो कुछ रूल्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं एक्सपोनेंशियल नंबर के लिए। जैसे कि अगर सेम बेस है तो आप मल्टीप्लिकेशन में हैं तो आप पावर को ऐड कर सकते हैं, या सेम बेस है और पावर डिवाइड में है तो आप पावर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या करेंगे, तो इन दोनों ऑपरेशन के लिए सबसे पहले जो नंबर्स हैं उनको इस तरीके से हम लिखेंगे कि उनका सेम एक्सपोनेंट बन जाए। उसके बाद में जो कोफिशिएंट्स हैं यानी जो डिजिट टर्म्स हैं उनको ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। और जैसे मान लीजिए आपको इसको ऐड करना है तो किसी भी तरीके से आप इसको या तो 10⁻⁴ बना लीजिए या 10⁻³ बना लीजिए और उसके बाद में इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। सो इट्स ईजी। सब्ट्रैक्शन भी आसान है। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती हैं, अब इन पर आते हैं। तो हर एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट जो है उसमें कुछ अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी होती है जो कि उससे अब हम देखेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती हैं। तो हर एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट जो है उसके अंदर कुछ अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी होती है उसके साथ जुड़ी हुई, क्योंकि हमारे जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो काफ़ी उनके अंदर लिमिटेशन होती है, और जो बंदा है जो उनको बना रहा है, फॉर एग्जांपल जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट का मास है तो उसको हम एक प्लेटफॉर्म बैलेंस को यूज़ करके मेजर कर सकते हैं और वो निकल करके आता है 9.4 ग्राम। तो जब आप मास इस ऑब्जेक्ट का यूज़ करोगे एनालिटिकल बैलेंस पर, मास मेजर करोगे एनालिटिकल बैलेंस पर, तो वो हो जाएगा 9.423 ग्राम। तो जो आपके जो मास आपको एनालिटिकल बैलेंस पे मिला है वो थोड़ा सा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दी मास ऑब्टेन्ड बाय द प्लेटफॉर्म बैलेंस। तो जो डिजिट 4 है जो कि डेसिमल के बाद है मेजरमेंट में, वही डिजिट 4 जो है वो अनसर्टेन हो जाता है विद अ प्लेटफॉर्म बैलेंस। ठीक है, जो अनसर्टेनिटी है एक्सपेरिमेंटल या कैलकुलेटेड वैल्यूज़ में वो हम इंडिकेट करते हैं बाय मेंशनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स मीनिंगफुल डिजिट्स हैं जो कि सर्टेनिटी के साथ हम जानते हैं, पूरी श्योरिटी के साथ हम जानते हैं कि इतना तो है ही, +1 जो कि एस्टिमेट किया जाता है या अनसर्टेन होता है। तो जो अनसर्टेनिटी है वो हम इंडिकेट करते हैं बाय राइटिंग द सर्टेन डिजिट्स और लास्ट अनसर्टेन डिजिट। तो अगर हम एक रिज़ल्ट लिख रहे हैं 11.2 ml, तो हम ये कह रहे हैं कि 11 तो सर्टेन है, बिल्कुल 11 तो है ही है, 11 ml तो है ही है, और 2 जो है जो 0.2 ml है वो अनसर्टेन है, और जो अनसर्टेनिटी है वो होगी +-1 इन द लास्ट डिजिट की। तो अगर हम दूसरा देखें, दूसरे तरीके से अगर हम देखें तो एक अनसर्टेनिटी जो है +-1 की लास्ट डिजिट में वो हमेशा हमें ध्यान में रख के चलनी चाहिए। तो कुछ रूल्स हैं नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिटरमाइन करने के, और ये नीचे दे रखे हैं। पहला तो ये है कि जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं वो सब सिग्निफिकेंट होंगे। फॉर एग्जांपल 285 सेंटीमीटर में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और 0.25 ml में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ज़ीरो अगर पहले नॉन ज़ीरो डिजिट को प्रेसीड कर रहा है तो वो नॉन सिग्निफिकेंट होगा, यानी बेसिकली उसका कोई मतलब नहीं है। और ऐसे ज़ीरो जो है वो डेसिमल पॉइंट की पोजीशन को
इंडिकेट करते हैं। तो अगर 0.03 है तो उसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर है, और 0.0052 है तो उसमें दो सिग्निफिकेंट फिगर्स है। अगर दो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में ज़ीरो आ रहा है तो वो सिग्निफिकेंट है, जैसे कि 2.005, इसमें चार सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अगर एंड पे जो ज़ीरो आएगा या नंबर के राइट पे जो ज़ीरो आएगा वो सिग्निफिकेंट होगा, और वो डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे अगर है, फॉर एग्जांपल 0.200 ग्राम, तो उसमें तीन सिग्निफिकेंट फिगर हैं। लेकिन अगर जो टर्मिनल ज़ीरोज़ हैं वो सिग्निफिकेंट ना हो तो कोई डेसिमल पॉइंट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल 100 का सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर है, लेकिन 100 के तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स भी हो सकते हैं इन केस ऑफ इट्स 100.0। इसमें चार सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। तो ऐसे नंबर्स जो हैं वो उनको हम बेटर रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। तो हम नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हैं राइटिंग इट एज 100 एज 1 × 10⁻² फॉर वन सिग्निफिकेंट फिगर, 1 × 10⁻² for two significant figures, and 1 × 10⁻³ for three significant figures. Okay, now counting the number of objects. जब भी हम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को काउंट करेंगे, जैसे कि 2 बॉल्स 20 एग, तो उसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं। ये एग्जैक्ट नंबर्स हो सकते हैं और इनको हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ ज़ीरोज़ लिखकर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं आफ्टर प्लेसिंग अ डेसिमल, जैसे कि 2.0000 या सिंपली 20.0000। तो जो नंबर्स हैं जो कि साइंटिफिक नोटेशन में लिखे जाते हैं उसमें सभी डिजिट्स सिग्निफिकेंट होते हैं। अच्छा, जिन नंबर्स को हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं उसमें सभी डिजिट सिग्निफिकेंट होते हैं, जैसे कि 4.01 × 10⁻², इसमें तीन सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, और 8.256 × 10⁻³ इसमें चार सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। लेकिन हमें हमेशा अपने रिजल्ट को प्रिसाइज रखने की कोशिश करनी है, एक्यूरेट रखने की कोशिश करनी है, और प्रिसिशन और एक्यूरेसी को हम जब भी बात करें अबाउट द मेजरमेंट तो हमें उसका ख्याल रखना है, प्रिसिशन और एक्यूरेसी का। सो प्रिसिशन का मतलब होता है क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट्स फॉर द सेम क्वांटिटी, यानी कि अलग अलग मेजरमेंट्स कितने क्लोज आ रहे हैं, उसी क्वांटिटी के अलग अलग मेजरमेंट्स एक ही नंबर के कितना क्लोज आ रहे हैं। एक्यूरेसी क्या हुई? एक्यूरेसी एग्रीमेंट हुआ कि एक पर्टिकुलर वैल्यू पे जब हम एग्री कर जाएं कि ये ट्रू वैल्यू है, ये ट्रू रिजल्ट है, तो उसके बाद वो रिजल्ट से कितना करीब वैल्यू हमारी आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ट्रू वैल्यू किसी भी रिजल्ट की 2.00 ग्राम है और एक स्टूडेंट ए है, वो दो मेजरमेंट्स लेता है और रिपोर्ट करता है कि उसका रिजल्ट आया 1.95 ग्राम और 1.93 ग्राम, तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये प्रिसाइज है क्योंकि ये एक दूसरे से क्लोज है लेकिन एक्यूरेट नहीं है। दूसरा स्टूडेंट बी है, वो एक्सपेरिमेंट को रिपीट करता है और उसको वैल्यू मिलती है 1.94 ग्राम एंड 2.05 ग्राम, तो उसको एज अ रिजल्ट फॉर टू मेजरमेंट्स ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं ये ना ही प्रिसाइज हैं ना ही एक्यूरेट हैं, बिकॉज नंबर क्लोज नहीं आ रहा। जब तीसरा स्टूडेंट सी इसको रिपीट करता है और उसके मेजरमेंट्स आते हैं 2.01 ग्राम एंड 1.99 ग्राम, जब उसका रिजल्ट आ रहा है तो ये वैल्यूज़ प्रिसाइज भी हैं और एक्यूरेट भी हैं। ठीक है, ओके। नाउ डेटा टू इलस्ट्रेट प्रिसिशन, जैसे कि आप देखें, अगर हम 1.95 और 1.93 का एवरेज लेते हैं तो वो आता है 1.94। अगर हम 1.94 और 1.94 और 2.05 का एवरेज लेते हैं तो वो आता है 1.995। अगर हम 2.01 और 1.99 का एवरेज लेते हैं तो वो आता है 2। तो मतलब ये है कि उसने जो दो मेजरमेंट्स लिए उन दोनों मेजरमेंट्स का अगर एवरेज लिया जाए तो एवरेज जो है वो हमें ट्रू वैल्यू के आसपास मिल रहा है। अच्छा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करना है सिग्निफिकेंट फिगर्स का? तो जो रिज़ल्ट है उसको उसमें ज़्यादा डिजिट्स नहीं हो पाएंगे डेसिमल पॉइंट के राइट में, किसी भी ओरिजिनल नंबर से ज़्यादा डिजिट नहीं होंगे राइट साइड पे डेसिमल के। ठीक है, तो आपको बस ये याद रखना है। और जैसे कि ओके, जैसे कि ये है 18.0
और 12.11 और 1.012। तो आपको जो प्रिसिशन रखना है वो रखना है टू द मिनिमम, मतलब जैसे 18 एक ही डिजिट है तो यहाँ तक ही रखना है, तो ये हो जाएगा 31.1। और इसके साथ ही हमारा रिजल्ट ख़त्म। रिजल्ट को हमें सिर्फ इतना ही रिपोर्ट करना है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात करें सिग्निफिकेंट फिगर्स के, तो इन ऑपरेशंस में जो रिजल्ट है उसको ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ हमें